अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, आर्मी चीफ की ताजरों से मुलाकात के बाद मुआशी इशारे बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। डॉलर की कीमत नीचे आई है, स्टॉक एक्सचेंज ऊपर गई है, चीनी की कीमतें कम हुई हैं, सरमायाकारी की बढ़ने की उम्मीदें पैदा हो गई हैं। क्या मुआशी हालात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं? देखिए, दुआ तो यही करनी चाहिए कि बेहतरी की तरफ जाएं। जनरल आसिम मुनीर साहब ने जो काम का आगाज़ किया है, ये उनके करने का काम तो नहीं है। हम्म। लेकिन जब कोई ना कर रहा हो और कोई एक करने लग जाए तो बंदा बैठ के देखता है, यार चलें, लेट्स वेट फॉर अ गुड आउटकम। लेकिन आसिम मुनीर नहीं, मुनीर न्याजी साहब। जी। मुनीर न्याजी साहब के दो शेर से मैं इसको स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि जो सूरत हाल बनने जा रही है ना, वो पाकिस्तान को ना बहुत बुरे तरीके से फंसा दिया है। पै दर पै जो हमारे यहाँ गवर्नेंस मॉडल्स, उनको नाफिज किया गया है, और अब जो इस वक्त इस मुल्क में खेल खेला जा रहा है, उसका नतीजा क्या होगा। वो मुनीर न्याजी साहब का शेर है ना कि मुनीर इस मुल्क पर आसेब का साया है या क्या है, कि हरकत तेज तर है और सफर आहिस्ता आहिस्ता। वाह। यानी हम एक के बाद एक शख्स को सुनते आते हैं, हर शख्स यहाँ पर जो है वो दावे मसीहाई करता है। वो ये हमें बताता है कि मेरे पास वो तमाम तिरयाक मौजूद है, हर चीज़ वो मौजूद है जिससे मैं मुआशी मसाइल को हल कर दूंगा। लेकिन वो होता नहीं है, क्योंकि माफियाज के कंट्रोल में है ना ये मुल्क। जी। और मुनीर नियाजी साहब का वही एक शेर है, एक और दरिया का सामना था मुनीर मुझको, मैं मैं एक दरिया दरिया के के पार पार उतरा उतरा तो तो मैंने मैंने देखा। देखा। यहाँ पर मामला यह है कि आप एक कैश 22 सिचुएशन में आपने एक बाल्टी उठाई हुई है, उसमें आपने पानी भरने की कोशिश कर रहे हैं। पानी आप जितना खोलते हैं, उस बाल्टी के पेंदे में बड़े बड़े सुराख हैं, आप उन सुराखों को कवर नहीं कर रहे। आप उसमें पानी बढ़ने, ज़्यादा पानी डालने की कोशिश कर रहे हैं। वो जितनी स्पीड से पानी आएगा, जितने ज़्यादा सुराख हैं, वो फौरन निकल जाएगा। आप एक कदम आगे उठाते हैं, दो कदम आप पीछे उठाते हैं, बैक टू स्क्वायर वन। सही। अब देखिए, कुछ चीज़ें बेहतर हुई हैं, ये तो इनको तो अप्रिशिएट करना चाहिए। लेकिन व्हाट्स नेक्स्ट, आगे जो होने जा रहा है वो कितना भयानक और खौफनाक है। दुनिया का सबसे बड़ा बैंक, दुनिया का वन ऑफ द बिगेस्ट, यानी कि उसकी जो साइज है बैंक का, चलो उसमें बाद में बात करते हैं। जी। जेपी मॉर्गन एंड चेस, जी। चेस एंड को, उसने जो प्रोडिक्शन की है, उस प्रोडिक्शन के मुताबिक तो आपके हालात जो हैं वो कंट्रोल में आएंगे ही नहीं। अच्छा। जो सूरत हाल बन रही है, और ख़ास तौर पे जो पाकिस्तान में चल रहा है, यानी आप अंदाज़ा, मुआशी सियासी इस्तेहकाम। हाँ, जो सूरत हाल है कि आप हुकूमत का, अपॉइंटमेंट का, सियासत का और एक्सटेंशन का खेल, जी। ये कब तक चलेगा ऐसे, और आप इसको ठीक कर सकते हैं। चलें जनाब, स्टॉक एक्सचेंज में बेहतरी आ गई। आप जो लोगों ने ज़ख़ीरा किए हुए थे, अपनी ब्लैक मनी, प्राइवेट बैंक्स बनाए हुए थे, तिजोरियाँ भरी हुई थी, उनके घरों पे छापे मारे। आप उनसे डॉलर पैसा जिन्होंने होल्ड किया हुआ है, जिन्होंने चीनी को ब्लैक करने के लिए ज़ख़ीरा किया हुआ है, जो स्मगलिंग के काम में जो है वो मुलव्वस लोग हैं, आप उनके ऊपर तगड़ा हाथ डालें। ये करें, अक्रॉस द बोर्ड करें, सबके खिलाफ कार्रवाई करें। लेकिन उसके बाद फिर आगे और भी कुछ स्टेप्स हैं। देखिए, जब 2021 के एंड पे ना पूरी दुनिया में वार्निंग्स चलना शुरू हो गई थी, और ये भी इसी तरह की वार्निंग है जो मैं अभी आपको बताने लगा हूँ। सही। और वो ये कह रहे थे कि रूस और यूक्रेन के दरमियान एक जंग का आगाज होने जा रहा है, और ये इनको ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड कहा जा सकता है। सही। दुनिया में सबसे ज़्यादा वीट एक्सपोर्ट करने वाले ममालिक में इन दोनों का पहले तीन ममालिक में शुमार होता है, रूस का और यूक्रेन का, हम्म। जहाँ से वीट आती है। फिर सही। ऑयल के हवाले से रूस जो है दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा एक्सपोर्टर हम्म। ऑफ ऑयल है। जब इनके दरमियान जंग होगी तो पूरी दुनिया में एक क्राइसिस आएगा, सही। और पूरी दुनिया की मईशत इससे मुतासर होगी। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की प्राइसेस स्काई रॉकेट करेंगी, सूरत हाल बहुत ख़राब हो जाएगी, और पूरी दुनिया ना उस सूरत हाल से नबरदाजमा होने के लिए तैयारी कर रही थी। सही। सब दम साध के बैठे थे कि यूक्रेन और रूस में से क्या निकलेगा, कौन सा जिन, मौशी जिन बाहर निकलेगा और हमें हड़प लेगा, खा लेगा। जब पूरी दुनिया उसके लिए पेशबंदी कर रही थी कि हमने उस सूरत हाल से कैसे निपटना है, सही। तो हमारे यहाँ किसको एक्सटेंशन मिलनी है, किसकी अपॉइंटमेंट होनी है, ये खेल हो रहा था। हमारे यहाँ किसकी सियासत बचनी है, किसकी नहीं बचनी, ये काम हो रहा था। वो मैं अक्सर मिसाल देता होता हूँ, अगर आपने जहाज़ में सफ़र किया हो, तो पायलट जो है ना, अगर खुदा न खास्ता आप जहाज़ में सफ़र कर रहे हैं और उसके लैंडिंग गियर डाउन नहीं होता, उसके पहिए नहीं खुलते, हम्म।
तो पायलट आपको बताता है कि हम क्रैश लैंडिंग या बेली लैंडिंग करने जा रहे हैं। बिल्कुल। और बेली लैंडिंग के लिए फिर वो इंस्ट्रक्शंस देते हैं। वो बताते हैं लोगों को कि अपनी सीट बेल्ट बांध लें, हम्म। अपना सामान जो है वो दस्ती सामान वो सारा ऊपर बंद रखें, जी। और अपने आप को इस सिटिंग पोस्चर जी। में कि अपने हाथ के झटका लगने से गर्दन ना टूटे। सही। और जब वो टकराने लगता है बेली, लैंड करके क्रैश लैंडिंग होने लगती है, उससे पहले कहते हैं वो ब्रेस फॉर द इम्पैक्ट, हम्म। कि जो इससे इम्पैक्ट आएगा, झटका लगेगा ना, उसके लिए खुद को ब्रेस करें, जकड़ लें। हम्म। तो पूरी दुनिया में मईशत के एतबार से ये नारा लग रहा था ना कि ब्रेस फॉर द इम्पैक्ट। उस वक्त हमने पाकिस्तान में एक ऐसा सियासी अदम इस्तेहकाम क्रिएट किया जिसके नतीजे में आज हम नोज डाइव पर हैं। ये शहबाज शरीफ की कहानी बिल्कुल झूठी है कि फला वक्त में, बिल्कुल पीटीआई के वक्त में कोई ऐसा मसला नहीं चल रहा था। सही। आपके पास अगर वो फरवरी मार्च वाला मूव ना होता, वो सारी कहानी ना होती, आप निस्बतन बेहतर होते। इम्पैक्ट तो ओवरऑल ग्लोबल रिसेशन का, इंटरनेशनल मार्केट की प्राइसेस का है पाकिस्तान पे, लेकिन जो बदतरीन तरीके से आपका डॉलर आउट ऑफ कंट्रोल हुआ है, आपकी जो डॉलर, आपकी रुपये की डीवैल्यूएशन की वजह से, आपकी एक्सपोर्ट्स ना बढ़ने की वजह से, रेमिटेंसेस में कमी होने की वजह से, इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ना आने की वजह से, जो आपकी रुपये की डिवैल्यूएशन है उसकी वजह से, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की सही। प्राइसेस, उसकी वजह से आपके पैसे, क्योंकि आप वापस नहीं दे सकते, आईएमएफ ने आपके ऊपर कहा, कंडीशंस लगाई कि अब लोगों से पैसा इकट्ठा करो, आपने बिल्स जो है उसमें इजाफी टैक्सेस ठोक दिए, आपने 60 रुपए की पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी लगा दी। ये सूरत हाल वैसी ना होती खराब, खान साहब के भी पास कोई जादू का चिराग नहीं था कि उसे कंट्रोल कर सकते सही। हैं, लेकिन इस सारे का इम्पैक्ट आया। चलें, अब आप यहां पर पहुंच गए। क्या हम 2023 के एंड पे, 2024 के आगाज पे, एक तरफ तो हम ये स्टेप्स ले रहे हैं, लेकिन हमें अब मजीद किन स्टेप्स की जरूरत है, जब दुनिया में किस किस्म के बहरान की अब पेशगोई की जा रही है। वो पेशगोई है, उसका मतलब यह है कि अगर आपने मजीद कि फलां बंदे को तोसी देनी है, नहीं देनी, किसकी अपॉइंटमेंट होनी है, किसकी नहीं होनी, इसको निकाल दो, इसको रख लो, सियासी जमातें, अगर आप एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं करवाते, प्रैक्टिकली स्पीकिंग आपको इस्तेहकाम चाहिए। वो अमरीयत से आता है, वो जमहूरियत से आता है, वो हाइब्रिड मॉडल से आता है, वो हाइब्रिड प्रो मैक्स से आता है। असल में आपको चाहिए एक कंटिन्यूएशन और कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसीज। सही। एक चेहरा चाहिए, स्टेबल चेहरा चाहिए कि हाँ भाई, ये मुल्क का ये वज़ीर आज़म ये डिसीजन मेकर है, इससे हम डील करेंगे, बात करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे, प्रोजेक्ट चलाएंगे, बंदा बात से नहीं फिरेगा, पॉलिसी तब्दील नहीं होगी, अदालतों के चक्कर नहीं लगेंगे, प्रोजेक्ट जो है उसमें पैसे आने के बाद फंस नहीं जाएंगे। कारोबार कोई भी करता है, कोई भी मुल्क करता है, वो अपने बेनिफिट के लिए करता है, आपको यतीम समझ के इमदाद नहीं दे रहा होता, उसने कुछ कमाना होता है। अगर वो आज $100 लेकर आएगा और आपका रुपये डिवैल्यू हो गया, अब यहाँ पे तो पैसा में कन्वर्ट हो गया, रुपए में कन्वर्ट हो गया, वो कारोबार करेगा। अगर वो 100 को 200 बना लेता है और डॉलर जो है उसके मुकाबले में पाकिस्तान की रुपए की करेंसी की डिवैल्यूएशन 50% हो जाती है, तो नीचे वो चले तो वहीं जाती खड़ा है, होगा। तो वो तो वहीं खड़ा है 5 साल के बाद। उसका तो एब्सोल्युटली। 1 रुपया भी नहीं उसने कमाया, बल्कि लगाया ही है। वो जब सरमाया उसका मुंजमद हो गया पाकिस्तान में, तो कोई जाया क्यों करेगा? वो अपने बेनिफिट के लिए करेगा ना, आपकी इमदाद के लिए नहीं करेगा। कारोबार इसीलिए होते हैं, वेलफेयर प्रोजेक्ट कर लेना, बिल्कुल। वरना बिल्कुल। भीख दे दे, इमदाद दे दे। अब यहाँ पर जो सूरत हाल है कि आप या तो फ्री एंड फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन करवा दें, एक लार्जली एक्सेप्टेबल हो, या आप एक नेशनल कंसेंसस के लिए ग्रैंड नेशनल डायलॉग करवा लें, या आप उठा के सबको साइड के ऊपर कर दें, आप खुद आगे आ जाएं। ये इनकी सियासी लड़ाई को या तो आप इसी तरह बर्दाश्त करने दें, सिस्टम को डिस्टेबलाइज होने दें, एक ऐसा इलेक्शन करवा दें कि जिसके ऊपर कोई उंगली दोबारा ना से उठाए। दोबारा से 2-3 जमातें जो हैं वो खड़ी हो जाएं। आप 8 या 10 महीने के बाद ले आए जबरदस्ती, अगर कोई लाना चाहता है, नवाज शरीफ चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बनेंगे, बन जाएं, क्या मुल्क चल जाएगा? 10 महीने के बाद क्या करेंगे? 8 महीने के बाद क्या करेंगे? ये मैं आपको बताता हूँ। ये जेपी मॉर्गन चेस एंड को जो है, ये फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी, और अमेरिका का तो ये सबसे बड़ा बैंक है, और दुनिया का लार्जेस्ट बैंक है अपनी मार्केट कैपिटलाइजेशन के सही। हवाले से, के एतबार से 2023 में। ये इन्होंने जो, इनके जो एनालिस्ट हैं, उन्होंने अब जो प्रोडिक्शन दी है कि जो एनर्जी सुपर साइकिल जिसका आगाज होने जा रहा है, इसके सामने बड़ी बड़ी मईशतें बैठ जाएंगी, बड़े बड़े मुल्क घुटने टेक टेक देंगे, बेबस हो जाएंगे, उनसे कंट्रोल नहीं होगा।
क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि ऑयल जो है इस सुपर साइकिल में $150 फी बैरल के ऊपर टच करेगा। 150। जो आपका मुख्तलिफ अब क्लासेस है ना, YTI क्रूड है आपका, ब्रेंट है, उससे निस्बतन $2 $3 महंगा होता है। फिर आपका है मर्बन, मर्बन क्रूड जो है वो उससे $2 महंगा होता है, $3 महंगा होता है। फिर है अरेबियन लाइट, वो और जो है वो महंगा है। अब ये मुख्तलिफ 90 की रेंज में चल रहे हैं। मसलन अभी 90-91 चल रहा है YTI क्रूड, 93-94 फी बैरल चल रहा है इस वक्त। ब्रेंट जी। कोई $96 के ऊपर चल रहा है तकरीबन मर्बन, और 100 को तकरीबन टच कर चुका है जो अरेबियन लाइट है। राइट। अब जो 150 की प्रोडिक्शन है 2024 की, 25 की और 26 की जो प्रोडिक्शन है, ये मैं आपके सामने रख देता हूँ कि जो JP मॉर्गन के हेड है ऑफ EMEA एनर्जी इक्विटी रिसर्च, जी। क्रिश्चियन मैलेक, इन्होंने वार्न किया है मार्केट्स को कि जो रीसेंट ब्रेंट प्राइसेस हैं, ये इनका जो सर्ज है, इनमें जो इजाफा है, ये अपवर्ड चलता रहेगा, फ्लक्चुएट करेगा, ऊपर नीचे होगा, लेकिन ये $150 फी बैरल के ऊपर 2026 तक चला जाएगा। सही। अब आपकी अगर करेंसी की डिवैल्यूएशन और आपके यहाँ स्टेबिलिटी का यही हालत रहती है, तो आप अंदाजा लगाएं कि रुपी डिवैल्यू हो रहा होगा, और आप जो ऑयल, जाहिर है कि अपनी मेजॉरिटी नीड्स जो है उसके लिए आप इंपोर्ट करते हैं, आपको अगर $150 फी बैरल पे खरीदना पड़ गया, आप तो यहाँ पे ना बिजली बना सकेंगे, फर्नेस ऑयल से बनाते हैं, LNG के ऊपर भी उसका इम्पैक्ट आता है, ना आप डीजल से आप गाड़ियां चला सकेंगे, ना आप ट्रेनें चला सकेंगे, ना आपके पास बिजली होगी, सही। आपके पेट्रोल पंप बंद हो जाएंगे। डॉलर होगा तो आप जो है वो ये एब्सोल्युटली, सब कुछ करेंगे ना। एब्सोल्युटली। और इस सूरत हाल में ये कहते क्या है कि क्यों होगा ऐसा, इसकी ये तफसील बताते हैं। ये कहते हैं देखें, एक तो सऊदी अरब है। अब सऊदी अरब की जो गेम चल रही है, सऊदी अरब ने कट बरकरार रखना है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की। वो अपनी एक्सपोर्ट्स, अपनी जो आउटपुट है पेट्रोलियम की, उसको 1 मिलियन बैरल पर डे पे तो उसने कट लगाया हुआ। सही। 3 लाख बैरल पर डे से ज्यादा का कट जो है वो रूस ने लगाया हुआ। राइट। अब उसने डीजल और दीगर जो प्रोडक्ट्स हैं उसकी एक्सपोर्ट्स पे बैन लगा दिया अपने यहाँ मार्केट को स्टेबलाइज करने के लिए। मजीद ओपेक प्लस का कट है। दो मामलात हैं, एक ये कि रिन्यूएबल एनर्जी और फॉसिल फ्यूल से हटने के लिए जो क्लाइमेट फ्रेंडली एनर्जी सोर्सेज हैं उनकी तरफ शिफ्ट करने के सही। लिए ओवरऑल दुनिया में इनकी प्रोडक्शन जो है उसको जो है वो डिस्करेज किया जा रहा है राइट। कि आप ऑल्टरनेट मीन्स पर जाएं, आप सोलर एनर्जी पर जाएं, आप विंड एनर्जी पर जाएं, आप टर्बाइंस लगाएं पानी वाली, आप इनसे एनर्जी जो है वो हाइडल पावर की तरफ जाएं, आप न्यूक्लियर की तरफ जाएं। लेकिन आप ये जो तेल जला के बिजली बनाने वाला काम है ना, ये वाला काम ना करें। सही। उसकी प्रोडक्शन का कट, अब सबके पास मुख्तलिफ गोल्स हैं, जो क्लाइमेट चेंज समिट्स हो रही हैं, COP27, COP28, अदरवाइज जो इस वक्त माहौल बना हुआ है, तो इसकी कमी होती जाएगी। अब पाकिस्तान के पास तो पैसे ही नहीं है क्या आप ऑल्टरनेट सोर्सेज के ऊपर शिफ्ट कर जाएं, आपने तो वही खरीदना है। पूरी दुनिया में वो बढ़ रहा होगा, उसकी कीमत, उसकी प्रोडक्शन कम हो रही होगी। इस चीज को गेज करते हुए सऊदी अरब का ग्रीन इनिशिएटिव और विजन 2030 ऑलरेडी उसके ऊपर सऊदी अरब काम कर रहा है। मोहम्मद बिन सलमान को नजर आ रहा है कि आगे फ्यूचर में ये इसको कम होना है, सोलर और इन ऑल्टरनेट मीन्स की तरफ शिफ्ट करना है। तेल जो है उसकी प्रोडक्शन कम होनी है, उन्होंने ऑलरेडी कम करके इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल की प्राइसेस बढ़ा दी। वहां से जो उनके पास पैसा आ रहा है, अरामको ने $604 अरब कमाए लास्ट ईयर। सही। दुनिया में सबसे ज्यादा सऊदी फर्म, किसी भी और बड़े बड़े जाइंट्स बैठे हुए हैं दुनिया में सबसे ज्यादा पैसा कमाने में। और इसी की वजह से जो रशिया समेत इंडिया का रिलायंस, इंडियन ऑयल जो है और रिलायंस है, वो दुनिया की सबसे ज्यादा पैसे कमाने वाली कंपनियों में शामिल हुई है गुज़श्ता साल। ये पैसा क्योंकि ऑयल की मार्केट, वो क्या कर रहे हैं कि भाई इससे पैसा निकाले, अपना ऑल्टरनेट दूसरे बिजनेसेस की तरफ, नियोम सिटी, इन प्रोजेक्ट्स की तरफ जाएं। दूसरी तरफ रूस है जिसके साथ बिजनेस यूक्रेन की वजह से बंद किया हुआ है दुनिया ने। वो कहता है कि भाई मैंने तो अपना चीजें पूरी करनी है, मेरी एनर्जी के ऊपर तो ये कैप नहीं लगा सकते। अगर मैं एनर्जी एक्सपोर्ट नहीं करूंगा, मैं तेल मेरे से ये ना खरीदे तो वो खरीद ले, बी नहीं खरीद रहा सी खरीद लेगा, सी नहीं खरीद रहा डी खरीद लेगा। यूरोप ने बंद किया है, फेज आउट कर रहा है, मगरिब उस पर डिपेंडेंस कम कर रहा है, कोई मसला नहीं, उसने साउथ एशियन मार्केट,
अफ्रीकन मार्केट, दूसरी मार्केट्स का रुख कर लेना। चाइना एक बहुत बड़ा बायर है उनका। ओवरऑल वक्त के साथ ज़रूरत तो बढ़ेगी। ज़रूरत इस तरह बढ़ेगी कि जब आपकी पॉपुलेशन बढ़ रही है, आबादी बढ़ रही है, व्हीकल्स की तादाद बढ़ रही है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही है, कंस्ट्रक्शन हो रही है, हर चीज़ तेल से जुड़ी हुई है, तो पूरी दुनिया की ग्रोइंग नीड्स हैं, उसके लिए एनर्जी नीड्स तो रिक्वायर्ड है। सही। तो वो क्योंकि 2026 तक अब वो उसको प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि क्योंकि इन नीड्स ने बढ़ना है, उस नीड्स की वजह से ऑयल की रिक्वायरमेंट बढ़नी है, और ऑयल की रिक्वायरमेंट गैप को ब्रिज नहीं किया जा रहा, प्रोडक्शन को बढ़ाया नहीं जा रहा, तो उसे फिर कम जाहिर किया है जा रहा है। तो डिमांड एंड सप्लाई का कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल। कीमतें बढ़ेंगी। अब पाकिस्तान के लिए सिचुएशन ट्रिकी है कि भाई दुनिया में तो कीमतें बढ़ रही हैं और बढ़ने जा रही हैं। आपने अगर यही खेल चलाना है, हुकूमत हुकूमत, सियासत सियासत, अपॉइंटमेंट अपॉइंटमेंट, एक्सटेंशन एक्सटेंशन, तो फिर तो आप जो मर्जी कर लें, आप छापे मार के जितना मर्जी रिट्रीव कर लें, आप जितना मर्जी जो है वो स्मगलिंग को रोक के, आप जितना रोकेंगे उससे ज़्यादा और मसाइल उस वक्त तक पैदा हो सही। चुके होंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि ये नहीं रोकना चाहिए, लेकिन ओवरऑल सबको बैठ के एक दफ़ा सोचना चाहिए कि भाई इस इतने बड़े जो आपको अब प्रोडिक्शंस आ रही हैं एनर्जी सुपर साइकिल की, कीमतें आलमी मंडियों में बढ़ने की, आप उससे कैसे डील करेंगे? सही। आपने रशिया के वक्त तो ये नहीं सोचा, रशिया और यूक्रेन के वक्त, कि इसका क्या इम्पैक्ट आएगा, जो वीट और एनर्जी का क्राइसिस क्रिएट होने जा रहा है। आपने उस वक्त तो ब्रेस नहीं किया। अगर आज आज आप ब्रेस नहीं करेंगे, आप उसके लिए करेक्टिव मेजर्स नहीं लेंगे, आप लिख के रख लें। एक तो नवाज शरीफ कहते हैं ना, आप लिख के रख लें कि आपकी अगली हुकूमत आ रही है, वो गारंटी देते हैं अपने लोगों को। जी। एक आपको मैं गारंटी दे देता हूँ, अगर आप इसको फिक्स नहीं करेंगे, तो आप इस बहुत सियासी मुश्किल लड़ाई को हालात का ख़त्म नहीं सामना करेंगे, करें। आप अदम इस्तेहकाम को ख़त्म नहीं करेंगे, तो फिर आप भी लिख के रख लें कि आने वाला वक्त इस वाले वक्त से इतना भयानक होगा कि आपको इवन शहबाज शरीफ की 16 महीने की हुकूमत, वैसे तो वो 16 साल में इतना बेड़ा गर्क नहीं हो जी। सकता जितना बिल्कुल। 16 महीने में किया है। और ये काकड़ साहब के वक्त में जो महंगाई है और गुर्बत बेरोजगारी का आलम है, ये भी आपको भूल जाएगा सही। आगे जो हालात आएंगे। चलें, बहुत शुक्रिया ईसा नकवी, आपके तजिए का कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी, इजाज़त दीजिए। अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफ़िज़।